जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है अधिमूल्यन देखेंगे, रीवैल्यूएशन देखेंगे कि अधिमूल्यन होता क्या है। इसके पहले मैंने आपको अवमूल्यन के बारे में बताया था, डीवैल्यूएशन के बारे में बताया था कि जो है जब अपनी विदेशी मुद्रा का जो है जब अपनी स्वदेशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में जो है उसके मूल्य को कम कर दिया जाता है, तो इसी को बोला जाता है अवमूल्यन। और अवमूल्यन हमेशा स्थिर विनिमय दर पे किया जाता है। यानी जब स्थिर विनिमय दर पे किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जो है अपनी स्वदेशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में जो है उसका मूल्य जो है कम कर दिया जाए, तो इसी को अवमूल्यन कहा जाता है। और अवमूल्यन जो है निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। और अवमूल्यन से जो है विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ता है, यानी विदेशी मुद्रा की जो आय है, जो विदेशी मुद्रा से जो आय होती है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके जस्ट विपरीत है अधमूल्यन। अधमूल्यन में क्या होगा? अधमूल्यन भी स्थिर विनिमय दर पर किया जाता है। जब स्थिर विनिमय दर पर किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो है अपनी मुद्रा का विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य को बढ़ा दिया जाए, तो इसको बोला जाता है अधमूल्यन। यानी अधमूल्यन में ये देखा जाता है कि जो हमारी मुद्रा है, जो स्वदेशी मुद्रा है, स्वदेशी मुद्रा की मूल्य को विदेशी मुद्रा की तुलना में बढ़ा दिया जाए, तो इसी को बोला जाता है अधमूल्यन। इसी को कहा जाता है अधमूल्यन। हालांकि अधमूल्यन जो है वर्तमान समय में किया नहीं जाता है, किया तो अवमूल्यन भी नहीं जाता है। वर्तमान समय में न तो अवमूल्यन किया जाता है न तो अधिमूल्यन किया जाता है। लेकिन एक दौर था जब अवमूल्यन किया जाता था। आइए समझते हैं, थोड़ा अवमूल्यन को भी समझते हैं। अच्छा, जब हम अवमूल्यन करेंगे तो अवमूल्यन करने से क्या होगा? जब हमारी स्वदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो निर्यातित वस्तुएं हैं, हमारे द्वारा जो निर्यातित वस्तुएं उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो उनकी मांग भी कम होगी। तो ऐसा हो सकता है कि कीमत के बढ़ने से और मांग के घटने से एक संभावना ऐसी हो सकती है कि विदेशी मुद्रा की जो प्राप्ति हमें जो होगी ये पहले की तुलना में कम भी हो सकती है, ये अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम होने की भी संभावना रहती है। और दूसरी चीज कि जब हम अधिमूल्यन करते हैं तो आयातित वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं। जब आयातित वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं तो इनकी मांग बढ़ जाती है, और इनकी मांग इतनी बढ़ जाती है कि हमें अपने आयातों पे जो हमें भुगतान जो करने होते हैं ये पहले की तुलना में अधिक बढ़ जाते हैं। यानी हमारे जो है खर्चे बढ़ जाते हैं, विदेशी मुद्रा का खर्च जो है बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये अधमूल्यन हमारे लिए हानिकारक ही साबित होगा। वर्तमान समय में किसी भी देश के द्वारा अधमूल्यन नहीं किया जाता, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। समझते हैं कैसे? अधमूल्यन से जो हमारा जो निर्यात क्या होगा? हमारा निर्यात जो है ये निर्यात हमारा घट जाएगा, और आयात क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अधमूल्यन से जो प्राइसें हैं, जो कीमतें हैं, ये बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ जाने से निर्यातों की मांग कम हो जाएगी। और जो आयात है, आयात में क्या होगा कि जो प्राइसें होंगी, प्राइसें इनकी कीमतें कम हो जाएंगी, जिसके कारण इनकी डिमांड क्या है? बढ़ जाएगी। यानी हमारे ओवरऑल हमारे आयातों की मांग बढ़ जाएगी। समझते हैं? मान लेते हैं कोई देश है, किसी वस्तु में मान लेते हैं हमारे देश में जो है किसी वस्तु की जो कीमत है, पी का जो मान है वो $10 है। किसी वस्तु की जो एक इकाई की जो कीमत है वो कितनी है? $20 है, $20 है। और हम निर्यात कितना कर रहे हैं? 5 इकाई का। वस्तु की कीमत है $20, निर्यात कर रहे हैं 5 इकाई का, तो कितनी विदेशी मुद्रा हमें मिलेगी? 20-25 $100 की विदेशी मुद्रा हमें मिल गई। यानी हमारी आय में जो वृद्धि होगी $100 की। तो निर्यात करने से जो है हमें $100 मिल रहा है। लेकिन जब हम आयात करते हैं, क्या करते हैं? आयात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे भी किसी वस्तु की कीमत कितनी है? $20, और हम आयात कितना कर रहे हैं? 5 इकाई का है। वस्तु की 5 इकाई का आयात कर रहे हैं, तो हमें कितना भुगतान करना पड़ेगा? $100। तो एक्स माइनस एम की अगर हम बात करें तो $100 आया और $100 गया। एक्सपोर्ट $100 का, इम्पोर्ट $100 का
निर्यात $100 का, आयात $100 का, कितना हो गया 0। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारा जो बीओपी है, जो भुगतान पेमेंट है, जो भुगतान संतुलन है, वह 0 हो गया, वह संतुलित हो गया। हमने जितना कमाया उतना गवाया, संतुलन हिसाब बराबर। लेकिन जब हम अधमूल्यन करते हैं तो अधमूल्यन से जो क्या होगा कि हमारा जो निर्यातित जो वस्तुएं हैं, जो हमारी निर्यातित वस्तुएं, इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। निर्यातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो इनकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। सपोज करते हैं कि जिस वस्तु की कीमत 20 रुपए थी, अधमूल्यन कर देने से उसकी कीमत क्या हो गई, $25 हो गई। ये $20 है, $20 से कितनी हो गई, $25 हो गई। और जब प्राइस बढ़ गई, प्राइस जब बढ़ गई तो मांग क्या होगी, कम होगी। तो मांग कम होने की वजह से मान लेते हैं कि हम 3 ही इकाई का निर्यात कर रहे हैं। पहले हम 5 इकाई की निर्यात करते थे, मांग थी, अब कम हो गई है। कितना हो गया, $75। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले हम $100, हमें $100 की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन जैसे हमने अधमूल्यन कर दिया, हमें कितना मिल रहा है, $75, यानी $25 की हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इधर समझते हैं उल्टा, $25 हमको इधर कम मिला। इधर समझते हैं, पहले जो वस्तु की कीमत 5 थी, हम कितना वस्तु मंगा रहे थे, 5 इकाई मंगा रहे थे। सॉरी, पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, $20। हम कितनी इकाई का आयात कर रहे थे, 5 इकाई का। तो हमें भुगतान कितना करना पड़ेगा, 20 × 5 $100 का हम भुगतान कर रहे थे। तो $100 यहाँ पे हमें आ रहा था, तो $100 चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने अधमूल्यन किया, अधमूल्यन कर देने से आयातित वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं। जब आयातित वस्तुएं कीमतें कम हो जाएंगी तो घरेलू अर्थव्यवस्था में जो है, घरेलू लोगों द्वारा जो है उस आयातित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। तो पहले $20 था, अब कितना हो गया है, $15 हो गया है। यानी $20 से घट के कितना हो गया, $15। तो आयातित वस्तु की कीमत कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है इसकी मांग बढ़ेगी। तो पहले अगर हम 5 इकाई की मांग कर रहे थे, तो अब कितना कर रहे हैं, 8 इकाई का। तो अब कितना हमें भुगतान करना पड़ जाएगा, 15/120। पहले जब हम $100 का भुगतान करते थे, अब हमें कितना करना पड़ेगा, $120 का, यानी $20 हमें जो और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है $75 ऑलरेडी हमारा जो है 100 से 75, यहाँ पे हमारा $25 कम हो गया, बल्कि यहाँ पे $25 कम हो गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं $120 जो है हमें $20 और अधिक देना पड़ रहा है, यानी 25 + 20 $45। $45 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। ये हमें अपने जेब से देना पड़ गया। तो अधमूल्यन से जो है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के बजाय घटने लगता है। तो अधमूल्यन बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज नहीं है। जनरली अधमूल्यन नहीं किया जाता है, किसी भी देश के द्वारा अधमूल्यन नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो अवमूल्यन किया जाता है। फिलहाल वर्तमान समय में जहाँ पे जो है विदेशी जो विनिमय दर है, ये मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जहाँ पे स्थिर विनिमय दर भी नहीं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय पे न तो अवमूल्यन किया जाता है, न तो अधिमूल्यन किया जाता है। वर्तमान समय में जो है, जो हमारी मुद्रा है, मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है या मूल्य वृद्धि होता है। ये डिपेंड करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी मुद्रा कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, उसकी मांग कितनी अधिक है, कितनी कम है। तो वर्तमान समय में न तो अवमूल्यन किया जा रहा है, न तो अधिमूल्यन किया जा रहा है। वर्तमान समय में मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि देखने को मिलती है। हमारी जो मुद्रा है, मुद्रा के मूल्य में या तो वृद्धि होगी या तो मुद्रा के मूल्य में मूल्य ह्रास, ये देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अवमूल्यन क्या है और अधिमूल्यन क्या है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।